लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो देखा था, हाँ बताएं। सेक्शन 14, there are 5 heads of income: salary, house property, PGBP, capital gain and other sources। ये 5 हेड्स हम लोगों ने देखे थे जो सेक्शन 14 कवर करता है। What about your section 14A? It clearly says that if any income is exempt from tax, then the related expenditures are also disallowed. Section 15, we have already seen that this is a charging section, due basis or receipt basis, whichever is earlier, or arrear and arrear of salary, but subject to section 89(1). Section 16, there are 3 sections under section 16(1), 16(2) and 16(3), and all these 3 sections are telling us about deductions। हाँ या ना? सबसे पहला सेक्शन हम लोगों ने देखा था सेक्शन 16(1). दिस इज अबाउट योर स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड दिस सेक्शन हैज ऑलरेडी बीन एलिमिनेटेड, खत्म हो चुका है, इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। सेक्शन 16(2) हम लोगों ने देखा है एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। दिस डिडक्शन इज अवेलेबल ओनली टू अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट: एक्चुअल अमाउंट 5,000 एंड 1/5 ऑफ एक्चुअल सैलरी, बेसिक सैलरी। सेक्शन 16(3) हम लोगों ने देखा प्रोफेशनल टैक्स और एम्प्लॉयमेंट टैक्स। वॉट एवर द अमाउंट इज पेड और पेबल बाय द एम्प्लॉय इन दिस अकाउंट विल बी डिडक्टेबल एट ऑल। सेक्शन 17 में डेफिनेशन पार्ट बताया गया है 17(1), 17(2), 17(3). 17(1) was definition of salary: basic salary, wages, annuity, pension, gratuity, provident fund, leave encashment, commuted pension, profit in lieu of salary, perquisites, allowances, bonus, commission and section 80CC. That's it। आज हम इन सेक्शंस के आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। आज हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि सैलरी का सर फॉर्मेट क्या होता है, कि हम लोग किस बेसिस पर सैलरी का कैलकुलेशन करते हैं, टैक्सेबिलिटी अराइज होगी। हम लोगों ने देख लिया था सैलरी की डेफिनेशन, मैंने ये भी बताया था देयर इज नो एनी डिफरेंसेस मेड बाय द इनकम टैक्स एक्ट बिटवीन योर सैलरी एंड वेजेस। सैलरी और वेजेस उसके लिए दोनों बराबर है, एक ही चीज मानी जाती है इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हाइल विल कैलकुलेट आवर टोटल इनकम एंड फर्स्ट हेड ऑफ इनकम इज योर सैलरी, कॉम्प्यूटेशन ऑफ सैलरी। जब हम सैलरी का कॉम्प्यूटेशन करते हैं तो कैसे करते हैं, इधर देखें, नोट करने की जरूरत नहीं है इसको। हम लोग सबसे पहले लिखते हैं बेसिक सैलरी या वेजेस, जिसको हम कहते हैं बेसिक सैलरी। मानदेय, कभी कभी देखें सैलरी आपको मालूम होता है 10,000 पर मंथ है, क्या है 10,000 पर मंथ मालूम होता है। हम 10,000 पर मंथ साल भर की सैलरी लिख देते हैं 1,20,000, ठीक। अगर एडवांस सैलरी हो क्या करें, एडवांस सैलरी ही तो 12 महीने की सैलरी हो गई, ड्यू बेसिस और रिसीट बेसिस। ड्यू हो गया, मिला हो ना मिला हो उससे कोई लेना देना नहीं। मान लो हमें 15 महीने की सैलरी मिल गई, तो क्या इसी साल टैक्स लगा दोगे, एडवांस सैलरी पर भी टैक्स लगा दोगे तुम लोग? हाँ, सेक्शन 15 यही तो बता रहा था, ड्यू बेसिस और रिसीट बेसिस विचएवर इज अर्लियर। अगर एडवांस मिल चुका है तो एडवांस सैलरी पर भी टैक्स लगता है, ये चीज तो दिमाग में बैठा लो, ठीक। बेसिक सैलरी एंड एडवांस सैलरी। अच्छा, इसके बाद कभी कभी सैलरी ऐसे नहीं दी रहती, कहा जाता है नाउ यू आर अपॉइंटेड एज अ एम्प्लॉय एज अ मैनेजर ऑफ द कंपनी एंड योर सैलरी वुड बी 10,000, 500, 15,000, 1,000, 21,000, कुछ इस तरह से सैलरी लिखी रहती है, ठीक। इसका क्या मीनिंग निकलेगा बताओगे?
कितने फिक्स पीरियड, महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल, क्या? नहीं क्या, बढ़ते बढ़ते हर महीने बढ़ाएंगे या हर 6? ये सालाना बढ़ेगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये इंक्रीमेंट कैसे होता है? ईयरली होता है। कैसे होता है? मान लो आपका अपॉइंटमेंट 1/1/2007 में हुआ, अब हमें आप बताओगे कि ये इंक्रीमेंट 31 मार्च से लेकर के होगा 1 अप्रैल टू 31 मार्च, या 1/1 से हर साल बढ़ेगा? अगेन कंफ्यूज्ड? हाँ बताएं। हर एक साल मीन्स यू आर जस्ट वांट टू से दैट 31 दिसंबर 2007 तक इसका 10,000 रहेगा और 1/1/2008 को तुम कहते हो कि 10,500 हो जाएगा। हाँ, क्या बोलना चाहते हो? तुम्हारे हिसाब से 1/17 से 10,000 कब तक रहेगा? 31 मार्च, और उसके बाद 1 अप्रैल 2007 से? नहीं, कहना क्या चाहते हो? विच वन इज राइट, द फर्स्ट वन और द सेकेंड वन? सेकेंड है? फर्स्ट, फर्स्ट, फर्स्ट बोलो, मैं बता तो रहा हूं। फर्स्ट, फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। ईयरली बेसिस पर बढ़ता है, आपके डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से एक एक साल लेकर के देखा जाता है। ये चीज तो यहां सेट कर लो। अब क्लियर है? इसका फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर से कोई लेना देना नहीं होता। अब ये 1/1/2008 से लेकर 31 दिसंबर 2008 तक रहेगा 10,500, और 1/1/2009 से अगेन इट विल बिकम 11,000, और ये हर साल तब तक बढ़ता रहेगा जब तक ये 15,000, और उसके बाद हर साल 1,000 बढ़ता रहेगा जब तक कि ये कितना ना हो जाए, 21,000। दिस इज द वे। हाँ या ना? चले, नहीं समझ में आई बात? नहीं आई? आई। बेसिक सैलरी समझ गए हम लोग। वेजेस भी इसी का पार्ट होता है। एडवांस सैलरी, एन्यूटी, पेंशन, या तो सामने वाले को सैलरी मिलेगी या तो पेंशन मिलेगी। आफ्टर रिटायरमेंट जो कुछ भी मिलेगा उसको हम क्या नाम देते हैं? पेंशन। अच्छा, कॉम्यूटेड पेंशन, जिस साल रिटायर होता है उसको जब बंदा रिटायर हो जाता है तो कभी कभी वो अपनी सैलरी को कॉम्यूट करवाता है। सर ऐसे कैसे पता चलेगा कि कॉम्यूटेशन क्या होता है, कॉम्यूट सैलरी क्या होती है? सेक्शन है इसके लिए, डिस्कस करेंगे, आराम से डिस्कस करेंगे। ग्रेच्युटी, कुछ दिख रहा है, कुछ समझ में आ रहा? जो हम लोगों ने सेक्शन 17(1) की डेफिनेशन पढ़ी, देखो तो सब सैलरी का पार्ट है, सारी चीजें सैलरी का पार्ट है। बेसिक सैलरी, वेजेस, एन्यूटी, पेंशन, ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड, लिव इनकैशमेंट, कॉम्यूटेड सैलरी, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, बोनस, कमीशन, परक्विजिट्स, अलावेंसेस, सेक्शन 80CC, सारी चीजें क्या है? सैलरी। ये फॉर्मेट है। बेसिकली हम जो कुछ भी पढ़ेंगे वो सब कहाँ डिफाइंड है? सेक्शन 17(1) में। क्लियर हुआ? ग्रेच्युटी स्टार्टिंग करते हैं हम लोग कहाँ से? ग्रेच्युटी से, और वो किस में मेंशन्ड है? सेक्शन 10(10) रिलेट करता है ग्रेच्युटी को। सेक्शन 10(10) रिलेट करता है किससे? ग्रेच्युटी से। होता क्या है, कभी कभी कोई एम्प्लॉई, कभी कभी क्या नॉर्मली हर आदमी काम करता है और उसके बाद बूढ़ा होकर क्या हो जाता है? रिटायर हो जाता है। हाँ या ना? ओल्ड एज में आकर के क्या हो जाता है? उसके बाद चला भी जाता है। चलो, सबका समय आएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? जब सामने वाला रिटायर हो जाए, जब जवान था तो एम्प्लॉयर ने उससे काम कराया, देखिए काम कर, देखिए वो दौड़ दौड़ कर काम करता था। बूढ़ा हुआ, नौकरी से निकाल बाहर।
अब उसकी रोजी रोटी कौन देखेगा? उसका बेटा देखेगा। और उसके बेटे ने उसको ओल्ड एज होम में डाल दिया। देखो जरा, एम्प्लॉय कहता है जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो मेरे बूढ़े होने पर मुझे कुछ अमाउंट चाहिए। एम्प्लॉयर भी अपनी इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कहता है ठीक है, जब तुम बूढ़े हो जाओगे हम तुम्हारे आज से कुछ न कुछ पैसा कलेक्ट कर रहे हैं, तुम्हारे बुढ़ापे के लिए आज से हम तुम्हारे लिए कुछ न कुछ पैसा कलेक्ट कर रहे हैं। जब तुम रिटायर होगे, व्हेन यू विल गेट रिटायर्ड, देन यू विल गेट अ हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी। आपको एक अच्छा खासा अमाउंट दिया जाएगा जिसको हम नाम देंगे क्या? ग्रेच्युटी। तो ये रिटायरमेंट बेनिफिट है। ये कौन सा बेनिफिट है? रिटायरमेंट बेनिफिट। तो सर एक बात बताइए ना, रिटायरमेंट बेनिफिट में कोई केवल ग्रेच्युटी आता है और कुछ नहीं आता ना? प्रोविडेंट फंड भी रिटायरमेंट बेनिफिट में आता है, लीव इनकैशमेंट भी हमारा रिटायरमेंट बेनिफिट में आता है। ये सब क्या है? हमारे रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं। ये क्या है? हमारे रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं। तो हम आज जो रिटायरमेंट बेनिफिट की बात कर रहे हैं वो किस रिटायरमेंट बेनिफिट की बात कर रहे हैं? ग्रेच्युटी की बात कर रहे हैं। नाम देखो, नाम से ही पता चल रहा है, दिस इज आर रिटायरमेंट बेनिफिट। जब आप सेवानिवृत्त हो जाते हो तो आपको एक हैंडसम अमाउंट दिया जाता है एम्प्लॉयर के थ्रू, दैट इज नोन एज ग्रेच्युटी। ये ग्रेच्युटी है क्या, और क्या ये सारा का सारा अमाउंट माफ होता है, या सारा का सारा अमाउंट टैक्सेबल होता है, या कुछ माफ होता है कुछ टैक्सेबल होता है? कहा गया कि ये हर साल आपके खाते में कुछ न कुछ फंड डाला जा रहा है। अगर वो हर साल टैक्स लगता तो शायद 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार, शायद 25-25 हज़ार पर टैक्स लगता, वो एसएससी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता, ज़्यादा टैक्स नहीं बनता। अब रिटायर हुआ, उसके मुंह पर 15 लाख दे मारा। जब वो बूढ़ा हुआ तो उसको हमने क्या दे दिया? 15 लाख उठा करके, 20 लाख रुपए उठा करके ग्रेच्युटी के दे दिए। गवर्नमेंट दौड़ी दौड़ी पहुंची, टैक्स दो टैक्स दो। एक तो बूढ़ा हो गया है, एक तो रिटायरमेंट में चला गया है, एक तो दुखी है वो ऑलरेडी, और आप उसके ऊपर मलहम लगाने के बजाय आप कर रहे हो टैक्स दो। टैक्स लेना चाहिए या नहीं? बोलो, टैक्स लेना चाहिए या नहीं? लेना भी चाहिए और नहीं भी लेना चाहिए। गवर्नमेंट ने कहा सेक्शन 10 ये एक ऐसा सेक्शन है जिसमें जितना अमाउंट फाइंड आउट होता है, मैंने पहले भी बताया, फर्स्ट लेक्चर में बताया, इंट्रोडक्शन में ही तुम लोग को क्लियर किया है। सेक्शन 10 का मतलब क्या होता है? इनकम्स विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। अगर हम कभी भी सेक्शन 10 की बात करेंगे तो सेक्शन 10 का मतलब ही होगा एग्जेम्पशन। क्या मतलब होगा? एग्जेम्पशन, यानी कि इसमें बोली गई इनकम पूरी तरह माफ होती हैं। इसमें जो इनकम्स बोली जाती हैं, सेक्शन 10 की बात मैं करूं तो इट मींस एग्जेम्प्टेड इनकम। इसका मतलब क्या? एग्जेम्प्टेड इनकम। तो इसका मतलब ही होता है इनकम्स विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, मींस वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द इनकम। ये मैं किसकी बात बता रहा हूं? सेक्शन 10 की। किसकी बात हो रही है? तो सेक्शन 10 ने कहा कि ये वो इनकम है जो पूरी तरह से माफ है, इसको इनकम का हिस्सा तो मानो ही मत। क्या पूरा? कहा ना, कैलकुलेटेड अमाउंट। कौन सी अमाउंट? कैलकुलेटेड अमाउंट। नाउ दिस इज योर रिटायरमेंट बेनिफिट। इफ एनी एम्प्लॉई is going to get retired, then at that time whatever the amount he'll receive from his employer on account of gratuity will be exempted as calculated under section 10(10). क्लियर है? सेक्शन 10(10) में जो कैलकुलेटेड अमाउंट होगी वो माफ होगी। अच्छा, अगर हमको 15 लाख मिल रहा है और 10 लाख इसकी इनकम आ गई तो माफ कितना होगा? अगर 15 लाख हमको मेरे एम्प्लॉयर ने दिया मेरे बूढ़े होने पर और 10 लाख रुपए माफ है, तो बताओ टैक्स कितने पर लगेगा? 5 लाख। तो ये 10 लाख का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? द मेथड इज गिवन अंडर सेक्शन 10(10). कहा गया कि जब भी हम ग्रेच्युटी की बात करेंगे, ढंग से सुनेंगे, लिखेंगे नहीं, तो हमें सबसे पहले एम्प्लॉय को 2 पार्ट में बाइफरकेट करना होगा। एम्प्लॉय को कितने पार्ट में तोड़ना होगा?
पहला पार्ट होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, या तो एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा या तो एम्प्लॉय नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा। बोलो ना, या तो एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा या तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा। अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, कौन सा एम्प्लॉय है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सरकारी बाबू है। कौन सा बाबू है? तो 100% एग्जेम्प्ट हो जाएगा, पूरी की पूरी इनकम, सब्जी पूरी नहीं, पूरी की पूरी इनकम माफ, पूरी की पूरी अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी माफ। एवन अ सिंगल पेनी वोंट बी टैक्सेबल, वुड नॉट बी टैक्सेबल। क्लियर है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय को इतना फायदा, तो क्या ये पराये हैं? नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय पराये हैं? तो गवर्नमेंट ने कहा इनको भी माफ करेंगे, लेकिन कुछ लिमिट तक। दो पार्ट में एम्प्लॉयज को तोड़ो, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को। पहले वो एम्प्लॉय जो ग्रेच्युटी एक्ट में कवर होते हैं, दूसरे वो एम्प्लॉय जो ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड नहीं होते। कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट 1972, और दूसरे वो एम्प्लॉय जो नॉट कवर्ड है। पहले वो एम्प्लॉय जो कवर्ड हैं, दूसरे वो एम्प्लॉय जो कवर्ड नहीं। लिखना मना है अभी। दो पार्ट पे हमने इनको बांट दिया, ठीक है ना? कैसे कैलकुलेशन होगा सर? कहा गया, ये तो समझ में आ गई बात। इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, कवर्ड अंडर द ग्रेच्युटी एक्ट। अगर कोई एम्प्लॉय कवर्ड अंडर द ग्रेच्युटी एक्ट है तो लीस्ट ऑफ फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट, इनमें से जो सबसे कम होगा वो माफ हो जाएगा। उसके ऊपर अगर आपको मिलेगा एक्चुअल में तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर है? यहां पर भी वही बोला गया, लीस्ट ऑफ फॉलोइंग इज व्हाट? बोलते क्यों नहीं तुम लोग? एग्जेम्प्ट। इन तीन में से, कितने में से? तीन में से जो सबसे कम होगा वो माफ होगा, ये याद रखना है। इसके ऊपर अगर आपको कुछ मिलेगा दैट वुड बी टैक्सेबल। क्लियर? फर्स्ट वन, एक्चुअल अमाउंट, यहां भी और यहां भी एक्चुअल अमाउंट। गवर्नमेंट ने मैक्सिमम लिमिट फिक्स की हुई है, जानते हो कितनी? बोलो ना, 10 लाख रुपए। यहां पर भी बोला गया द मैक्सिमम लिमिट इज रुपीज 10 लाख। क्लियर है? अब तक हम लोगों ने देखा एम्प्लॉय को दो पार्ट में बांटते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय का पूरी तरह माफ होता है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दो पार्ट में बांटते हैं, कवर्ड अंडर द ग्रेच्युटी एक्ट, नॉट कवर्ड अंडर द ग्रेच्युटी एक्ट। कवर्ड अंडर द ग्रेच्युटी एक्ट में बोला गया इन तीन में से जो सबसे कम हो, तीन का मतलब पहला एक्चुअल अमाउंट, दूसरा मैक्सिमम 10 लाख, तीसरा वॉट? थर्ड वन क्या है? देखा जाए, हाफ मंथ सैलरी। यहां हाफ मंथ का मतलब है 15 डिवाइडेड बाई 26 डेज। हाफ मंथ सैलरी, आपने जितने अपने साल गंवाए हैं अपने एम्प्लॉयर के पास काम करते हुए, हर एक साल के बदले आपको 15 दिन की सैलरी फोकट में मिलेगी रिटायरमेंट के समय। जितने साल आपने पीछे गंवाए हैं एम्प्लॉयर के पास काम करते हुए, हर एक साल के बदले 15 दिन की सैलरी किसमें मिलेगी? फोकट, फ्री में का होता है, फोकट में मिलेगी। हाँ, फोकट में।
फोकट में मिलेगी आफ्टर रिटायरमेंट। क्लियर है? हाफ मंथ सैलरी, हाँ बताएं, ऑन द बेसिस ऑफ, सर एक महीने में, एक साल में 15 दिन की सैलरी, तो 10 साल में 150 दिन की सैलरी, 2 मिनट के लिए मान लेते हैं, यानी अगर मंथ में कन्वर्ट किया जाए तो 5 महीने की सैलरी, 2 मिनट के लिए मान लेते हैं, एक एज्यूम्ड फिगर ले लेते हैं। चलो, अगर 5 महीने की सैलरी, तो क्या मंथ में निकालने से अमाउंट आ जाता है? कौन वाले सैलरी की बात कर रहे हैं आप? किस वाले सैलरी की बात कर रहे हैं? जब आए थे तब वाली सैलरी की, या बीच वाली सैलरी, या आज जब हम छोड़ रहे हैं तब वाली सैलरी? शुरू वाला। काम कर रहे थे 40 साल पहले 2 टके में तो पॉसिबल तो है ही नहीं। तो हाफ मंथ सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी, अभी अभी जो आप छोड़ते, काम छोड़ते समय, रिटायरमेंट लेते समय आप जो सैलरी ले रहे थे ना, उसके बेसिस पर। हाफ मंथ सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। बात समझ में आई? इसके आगे एक और वर्ड जोड़ा गया, और पार्ट देयर ऑफ। अच्छा, यानी अगर मैंने 25 साल 8 दिन काम किए, तो कितने साल काम किए? 25 साल या 26 साल? 25। और अगर मैंने 25 साल 8 महीने काम किए, तो 8 महीने, तो ये 26 साल। अगर मैंने 25 साल 6 महीने काम किए, 26 साल। एग्जैक्ट 6 महीने को हम पूरा साल मान लेते हैं। क्या? पार्ट देयर ऑफ, एग्जैक्ट 6 महीना है ना, उसको हम पूरा 1 साल मान लेते हैं। तो नाउ इट विल बी कंसीडर्ड एज 26 ईयर। क्लियर? अब तक हम लोगों ने क्या सीखा? सैलरी में ग्रेच्युटी रिटायरमेंट बेनिफिट होता है, और अंडर सेक्शन 1010 कवर्ड होता है। सेक्शन 1010 का मतलब जो कैलकुलेटेड अमाउंट होगा दैट विल बी एग्जेम्प्टेड। 2 तरह से एम्प्लॉयज़ को बांटेंगे, पहला गवर्नमेंट, दूसरा नॉन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एम्प्लॉय का 100% माफ है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को 2 पार्ट में तोड़ते हैं, कवर्ड अंडर द ग्रेच्युटी एक्ट, नॉट कवर्ड अंडर द ग्रेच्युटी एक्ट। कवर्ड अंडर द ग्रेच्युटी एक्ट में देखेंगे इन 3 में से जो सबसे एक्चुअल अमाउंट, मैक्सिमम 10 लाख। थर्ड, हाफ मंथ सैलरी। अब दिमाग में बात बैठा लो, जितने पिछले सालों में मैंने काम किया है, हर एक साल के अगेंस्ट मुझे 15-15 दिन की सैलरी फोकट में मिलेगी। और वहाँ 1 महीने का मतलब 15/26 होता है, 15 डिवाइडेड बाई 26 होता है। 30 दिन का महीना नहीं होता। महीना कितने दिन का होता है? 26। संडे को हटा दो ना, है कि नहीं? यानी सामने वाला अगर संडे को पैदा हुआ तो पैदा ही नहीं हुआ, छुट्टी के दिन तो इधर देखो। हाँ, तो हाफ मंथ सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, और पार्ट देयर ऑफ। पार्ट देयर ऑफ का मतलब ईयर की बात कर रहा है। अगर 25 साल 8 महीने तो 26 साल, 25 साल 5 महीने तो 25 साल, 25 साल पूरे 6 महीने तो 26 साल। क्लियर है? सर ये एक बात बताइए ना, आपने यहाँ पर लिखा है सैलरी। सैलरी का मतलब क्या? सैलरी मतलब क्या? क्योंकि सैलरी में तो आपने बताया था अभी अभी थोड़ी देर पहले कि सैलरी मीन्स बेसिक सैलरी, वेजेस, एन्युटी, पेंशन, ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड, लिव इनकैशमेंट, बोनस, कमीशन, परक्विजिट्स, अलाउंसेस, सारी चीज़ें जोड़ देंगे क्या? सारी चीज़ें जोड़कर कहा गया ना, द डेफिनेशन ऑफ सैलरी विल बी वैरिड इन एवरीवेयर। सैलरी मीन्स यहां पर हो जाएगा बेसिक सैलरी प्लस DA इफ कुछ नहीं, बस यहां सैलरी का मतलब केवल इतना ही है। DA का मतलब
डियरनेस अलाउंसेस, महंगाई भत्ता। डीए का मतलब यहां पर है डियरनेस अलाउंसेस, महंगाई भत्ता। लिख दें, पूरा लिख देते हैं। तो यहां सैलरी का मतलब क्या है, बेसिक सैलरी प्लस डीए। ठीक सर, इधर बचा हुआ है ये। यहां पर अगर कोई एम्प्लॉय नॉट कवर्ड लिखना मना है, अगर कोई एम्प्लॉय नॉट कवर्ड में आता है, अगर कोई एम्प्लॉय नॉट कवर्ड में आता है तो 3 में जो सबसे कम हो, 3 में जो सबसे कम हो, पहला, दूसरा, तीसरा देखते हैं। यहां पर भी 15 दिन फोकट में मिलेगी सैलरी। कैसे मिलेगी? कितने दिन की सैलरी? कितने दिन की सैलरी? 15 दिन की। कितने सालों में? हर एक साल में। क्लियर है? लेकिन यहां 15 दिन का मतलब 15 डिवाइडेड बाई 30 हो गया। यहां पर मतलब क्या होगा? 15 डिवाइडेड बाई 30। तो यहां पर भी हम लिखेंगे हाफ मंथ सैलरी। हाफ मंथ का मतलब यहां पर क्या होगा? ऑन द बेसिस ऑफ, यस, ऑन द बेसिस ऑफ किस सैलरी को बेस लेंगे? लास्ट 10 मंथ्स एवरेज सैलरी। पिछले 10 महीनों में, रिटायर करते समय आप पिछले 10 महीनों में जो सैलरी आप, ढंग से सुनना, लास्ट 10 मंथ्स, लास्ट 10 मंथ्स का एवरेज ले लो। जितना भी पिछले 10 महीनों में आपने सैलरी के नाम पर लिया है उनको आप टोटल कर लो, डिवाइडेड बाय 10 कर लो, पता चल जाएगा एवरेज सैलरी कितना है। तो हाफ मंथ सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 10 मंथ्स सैलरी, 10 मंथ्स एवरेज सैलरी, 10 मंथ्स एवरेज सैलरी फॉर व्हाट? फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस एंड पार्ट देयर ऑफ नहीं है। इसका मतलब ये कि जितने साल मैंने एक्चुअल में काम किए हैं ना, अगर मैंने 25 साल 8 महीना काम किया तो केवल 25 साल ही काउंट किया जाएगा बेटा। 8 महीना पार्ट देयर ऑफ नहीं लिखा है। यहां मैंने क्या लिखा है? हाफ मंथ सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 10 मंथ्स एवरेज सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, आगे कुछ नहीं लिखा। यानी जितने कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस होंगे केवल उतनों को कवर करो। 25 साल 11 महीने 29 दिन, 1 दिन बचा था, रिटायर हो गया। कितने साल काउंट किए जाएंगे? 25, 26 नहीं, 25। पार्ट देयर ऑफ है ही नहीं, तो पार्ट जो भी है उसको बेटा किनारे करो। क्लियर हुआ? सर यहां तो आपने सैलरी का मतलब बता दिया, बेसिक सैलरी प्लस डीए। इधर का क्या मतलब होगा? सैलरी का मतलब, सैलरी मीन्स क्या? इस सैलरी का मतलब क्या है? कहा गया बेसिक सैलरी प्लस डीए। डीए मतलब डियरनेस अलाउंसेस, लेकिन आगे एक वर्ड जोड़ दिया गया इफ। इफ का मतलब अगर एम्प्लॉय को महंगाई भत्ता सेवा शर्तों में मिलता है, इफ एम्प्लॉय इज गेटिंग द अमाउंट ऑफ डियरनेस अलाउंसेस ऑन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, ऑन द कंडीशन ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट्स। इसका मतलब ये कि जब आपका अपॉइंटमेंट होता है उसी समय बोल दिया जाता है कि आपको सैलरी के अलावा महंगाई भत्ता भी मिलेगा, और नॉर्मली ये परसेंटेज के टर्म्स में टर्म्ड होता है। अगर बोल दिया जाए 10% महंगाई भत्ता, 10% डियरनेस अलाउंसेस, इसका मतलब एज एंड व्हेन योर सैलरी इज गोइंग टू इंक्रीज योर डीए विल ऑटोमेटिकली गेट इंक्रीज। इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर सैलरी, इट इज डायरेक्टली अटैच्ड विद द अमाउंट ऑफ सैलरी। दैट इज नोन एज डीए इज in terms of employment. DA is receiving in terms of employment. क्लियर है? पक्की बात है। कभी कभी रुपए में भी दिया जाता है और लिख दिया जाता है कि जो हम DA दे रहे हैं दैट इज अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो भी हम उसको इफ में ही मानेंगे।
इसका मतलब ये होता है कि जब हम रिटायरमेंट बेनिफिट्स में जब एम्प्लॉय के रिटायरमेंट बेनिफिट्स का कैलकुलेशन करेंगे ना, तो उस समय डीए उतना ही बढ़िया रोल प्ले करेगा जितना कि सैलरी। देखो, तो ये उस समय बोला गया था कि जब आप रिटायर करोगे ना तो उस समय डीए को हम हिसाब में लेंगे, उसी समय बोल दिया गया था। अब क्लियर हुआ? अब क्लियर हुआ? प्लस मैं लिखूंगा आगे परसेंटेज। इफ का मतलब समझ में आए? इफ मतलब इफ रिसीव्ड अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। चलो, परसेंटेज का मतलब क्या है सर जी? ये परसेंटेज, तो परसेंटेज का मतलब है परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर अचीव्ड बाय हिम। सर इसका मतलब नहीं समझ में आया? नोट कर ले पूरा, फिर हम समझाते हैं कि इसका मतलब क्या निकला। हम लोगों ने जो सीखा दैट वाज योर ग्रेच्युटी विच इज कवर्ड अंडर सेक्शन 10. दिस इज योर रिटायरमेंट बेनिफिट, यस और नो? ग्रेच्युटी में एम्प्लॉयज को दो पार्ट में बाइफर्केट करेंगे हम लोग। द फर्स्ट वन इज government employee and the second one is non-government employee. 100% exempt, हाँ या ना? अच्छा, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को हम लोगों ने दो पार्ट में बाइफर्केट किया। कवर्ड under the Gratuity Act 1972, not covered under the Gratuity Act. Least of the following is exempt. First one, actual amount. Second one is maximum limit rupees 10 lakh, and the third one half month salary.
आया ना, ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी, बोलते क्यों नहीं, फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ. सैलरी मीन्स हेयर बेसिक सैलरी प्लस डीए ओनली, चाहे वो सेवा शर्तों में हो या ना हो. यहां की अगर बात करें, लीस्ट ऑफ फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट. फर्स्ट वन इज एक्चुअल अमाउंट, बोलो ना, मैक्सिमम रुपीज 10 लाख. थर्ड, हाफ मंथ सैलरी, और हाफ मंथ का मतलब यहां कितना है, यानी 1/2. ऑन द बेसिस ऑफ, अगर हम 31 जनवरी को रिटायर हो रहे हैं, पूरा महीना काम करके, कब रिटायर हो रहे हैं, 31st, तो हम लोग कहां से कैलकुलेशन करेंगे, दिसंबर से. कहां से कैलकुलेशन करेंगे, हाँ, कहां से कैलकुलेट करोगे, कि जनवरी से कि दिसंबर से. कंफ्यूजन है, नहीं मालूम. वर्ड मैंने यहां साफ साफ लिखवाया था, लास्ट 10 मंथ्स. लास्ट का मतलब क्या होता है, लास्ट का मतलब लास्ट होता है. लास्ट का मतलब कौन सा महीना, दिसंबर या जनवरी, तो बात खत्म ना. लास्ट मंथ कौन सा है, पिछला महीना. लास्ट मंथ का मतलब क्या, पिछले 10 महीने. तो जिस महीने रिटायर हो रहे बेटा उसको तो भूल जाओ. तो लास्ट 10 मंथ्स एवरेज सैलरी for each completed year of service, part thereof वर्ड यूज नहीं किया गया है. और सैलरी का मतलब यहां पर क्या है, बेसिक सैलरी प्लस डीए इफ प्लस परसेंटेज. मैंने कहा मुझे अभी ये वर्ड्स डिटेलिंग करनी है इस परसेंटेज की. मैंने अभी लिखवाया भी है साफ साफ. परसेंटेज मीन्स क्या, परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, टर्नओवर, अचीव्ड बाय हुम, एम्प्लॉय. जरा देखते हैं क्या मतलब निकला. एक एम्प्लॉय है, उसने 5,000 रुपए पर मंथ कमीशन मिलता है टर्नओवर पर. क्या शामिल करोगे यहां पर सैलरी के पर्पजेस से, इसका कैलकुलेशन करते समय? इसको हम लोग शामिल नहीं, अच्छा करेंगे. एक एम्प्लॉय है जिसको 5,000 रुपए पर मंथ कमीशन मिलता है. अब बताओ क्या उसको हम रिटायरमेंट बेनिफिट का कैलकुलेशन करते समय सैलरी में जोड़ेंगे, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? इसमें है, नहीं जोड़ेंगे. कमीशन मस्ट बी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. फिक्स कमीशन नहीं चलेगा काम. उसको बोला गया कि आप 10% कमीशन लो. कितना? ऑन 10 लाख की परचेज पर. बताओ कितना कमीशन जोड़ोगे? बताओ ना, अमाउंट बताओ तुम लोग. 1 लाख नहीं जोड़ेंगे. परचेज पर थोड़ी बोला गया है,
सेल पर बोला गया है। देखो ना, लिखवाया है मैंने वर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, अंडरलाइन कर लें बेटा उसको, जिसमें मन आएगा उस पर ले लोगे परसेंटेज। टर्नओवर का मतलब सेल है, यहां पे परचेस पे नहीं होता। सुनो ना, 10% कमीशन ऑन सेल्स, और जो फर्म ने सेल की थी वो सेल की थी टोटल मिलाकर 5 करोड़, चलो सॉरी 5 लाख। अब बताओ कितना जोड़ोगे? अब तो बता सकते हो कि अभी भी नहीं बता पाओगे? अभी भी नहीं बता पाओगे? अरे बताओ ना, अमाउंट कितना हुआ? 50,000। कितना हुआ? गलत जवाब, अभी भी नहीं जुड़ेगा। अचीव्ड बाय हिम है और ये फर्म की सेल है, सब लोगों की सेल मिलाकर उसको कमीशन दोगे इंसान। अब बात समझ में आई? इस एक सेंटेंस का मतलब क्या निकला? परसेंटेज ऑफ कमीशन, परसेंटेज के टर्म में, परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर अचीव्ड बाय हिम, जो वो सेल करेगा अपनी मेहनत से, उस पर जो उसको कमीशन मिलेगा। अरे फर्म की सेल से तुम्हें क्या लेना देना? हटा सकते हैं? बोलो भाई। अब इसमें 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो हम लोग को याद रखने हैं। कितने पॉइंट्स? 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम लोग को दिमाग में रखने हैं। कितना सिंपल है, जितना भी पढ़ाया 1 मिनट के अंदर रिवीजन हो सकता है। कितनी देर के अंदर? एम्प्लॉय, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट 100% माफ, नॉन गवर्नमेंट 2 पार्ट में, कवर्ड, नॉट कवर्ड। कवर्ड में 3 में जो सबसे कम हो। एक्चुअल अमाउंट 10 लाख रुपए, हाफ मंथ सैलरी 15 डिवाइडेड बाय 26 डेज सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ। सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी प्लस डीए। दूसरा नॉट कवर्ड, एक्चुअल अमाउंट 10 लाख, हाफ मंथ सैलरी 15 डिवाइडेड बाय 30 डेज सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 10 मंथ्स एवरेज सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, नॉट पार्ट देयर ऑफ। हाँ है ना? अच्छा, सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी प्लस डीए इफ प्लस परसेंटेज, बात खत्म। कितनी आसानी से हो गया। और इसमें 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट? हटा सकते हैं इसको? ध्यान देना इधर, इंपॉर्टेंट नोट्स। 1 इंपॉर्टेंट नोट नंबर 1, मैं एम्प्लॉय हूं, कवर्ड अंडर द ग्रेच्युटी एक्ट हूं, मेरा रिटायरमेंट 4 साल बाद होना है। मैंने अपने मालिक से कहा, मालिक मुझे 5 लाख रुपए ग्रेच्युटी का निकाल दो। उसने 5 लाख रुपए ग्रेच्युटी का दिया हमको। टैक्सेबल होगा या नहीं? क्या करना पड़ेगा हमको? सेक्शन 10(10) का कैलकुलेशन। क्या करना पड़ेगा हमको? सेक्शन 10(10) का गलत नहीं करना है। ये रिटायरमेंट बेनिफिट है। रिटायरमेंट के बाद अगर आप ग्रेच्युटी लोगे तो सेक्शन 10(10) लगेगा। रिटायरमेंट के पहले पैसा जो निकलवाओगे बेटा, पूरा का पूरा टैक्सेबल है। अभी रिटायरमेंट हुआ नहीं है और आपने ग्रेच्युटी का पैसा निकाल लिया, 100% ऑफ द सम ड्रॉन बाय यू वुड बी चार्जेबल टू टैक्स। पहला, दिस इज रिटायरमेंट बेनिफिट, मीन्स if any employee receives the amount of gratuity during its tenure of service, tenure का मतलब कार्यकाल, tenure of service, this is retirement benefits, means if any employee receives the amount of gratuity during its tenure of service would become
चार्जेबल टू टैक्स एट ऑल, पूरी तरह से टैक्स लग जाएगा. नो कंसेशन और नो एनी एग्जेम्पशन विल बी अवेलेबल टू द एम्प्लॉय अंडर सेक्शन 10(10). क्लियर है? इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 2. एक एम्प्लॉय है भाई, एज पर डिपेंड करता है ना कि आप बूढ़े हो गए कि नहीं. दिल तो बच्चा है जी, कुछ नहीं होने वाला है कि नहीं. आपकी एज पर डिपेंड करता है. अगर आपकी एज 60 क्रॉस कर गई, क्यों खुश हो रहे हो तुम लोग? अगर आपकी एज मेरी नहीं, आपकी एज 60 क्रॉस कर गई तो आप रिटायर हो जाओगे. अब एक साथ आपने दो एम्प्लॉयर को पकड़ रखा है. कितने एम्प्लॉयर को पकड़ रखा है? 2 एम्प्लॉयर. एक एम्प्लॉय है मिस्टर जेड, वो 2 लोगों के यहाँ काम करता है, मिस्टर एक्स के यहाँ और मिस्टर वाई के यहाँ. अगर इसके यहाँ उसके पूरे 60 साल हो गए तो यहाँ पर उसका 51वां चल रहा होगा. हाँ, दोनों जगह 60 होगा तो दोनों जगह 60 होगा. यहाँ भी उसका 60 हो गया. अगर यहाँ से बेटा रिटायर कर गया तो यहाँ से भी हो जाएगा. पक्की बात है ना. इसके यहाँ से उसको ग्रेच्युटी मिली 8 लाख, इसके यहाँ से उसको ग्रेच्युटी मिली 12 लाख. क्या करें? इसका अलग कैलकुलेशन करेंगे और इसका अलग कैलकुलेशन करेंगे. दोनों का कैलकुलेशन क्या करेंगे? एक साथ करेंगे. ये गलती मत कर देना कि दोनों का कैलकुलेशन क्या करो, अलग अलग करो. पूरे के पूरे लाइफ में आपको 10 लाख रुपए से ज्यादा का बेनिफिट नहीं मिल सकता. जो वहां पर मैक्सिमम लिमिट 10 लाख रुपए बताई गई है वो पूरे लाइफ में बताई गई है. ये नहीं कि एक जगह से रिटायर करो तो 10 लाख, फिर से रिटायर करो तो फिर से 10 लाख. वो बार बार 10 लाख नहीं, टोटल मिलाकर अगर आप दोनों जगह से एक साथ रिटायर हो रहे हो तो दोनों जगह का मिलाकर आपको बेनिफिट 10 लाख रुपए का मिलेगा. दोनों जगह का मिलाकर के बेनिफिट कितना मिलेगा? 10 लाख रुपए मिलेगा. लिखें हम इसको. इफ एनी एम्प्लॉय is getting retired from more than one employer in previous year, then total limit of rupees 10 lakh would be restricted to rupees 10 lakh. That's it. ठीक है ना. पक्की बात. 2 तो समझ में आ गए. अब इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 3. देखें इधर, मिस्टर जेड है. जैसे ही 51 साल की एज हुई उसने एक्स के यहाँ रिटायरमेंट ले लिया और यहाँ उसको मिला था कितना? 4 लाख रुपए की छूट. कितने की छूट मिली थी? अब आज 9 साल बाद काम करके फिर वो एक्स के वाई के यहाँ से रिटायरमेंट ले रहा है. किसके यहाँ से रिटायरमेंट ले रहा है? आज एक बार ले चुका है 9 साल पहले रिटायरमेंट. आज वो 60 साल का हुआ, फिर वाई के यहाँ से रिटायरमेंट ले रहा है. उसको आज 8 लाख रुपए मिल रहे हैं. अब क्या करोगे? हुड़की होगा. दोनों ऐड कैसे हो जाएगा? वो 9 साल पहले टैक्स दिए होगे कि आज इंतजार कर रहे होगे कि 9 साल बाद जब हम फिर से रिटायर होंगे तब गवर्नमेंट को टैक्स देंगे? अरे जब उस समय आप रिटायर हो रहे थे उस समय आपने कैलकुलेशन किया, योर अमाउंट कम्स टू रुपीज 4 लाख विच वॉज एग्जेम्प्टेड अर्लियर. उसकी छूट मिल चुकी है आपकी. कितने की? 4 लाख की.
अब फिर आप रिटायर कर रहे हो और आपको 8 लाख रुपए मिल रहा है, अब बताओ। मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले कि इन टोटल लाइफ ऑफ अ पर्सन इन इंडिविजुअल आपको 10 लाख रुपए से ज़्यादा की छूट नहीं मिलेगी। अगर आपको 4 लाख की छूट पहले ही मिल चुकी है तो इसका मतलब अब जो आप कैलकुलेशन करोगे उसमें मैक्सिमम लिमिट 10 लाख नहीं होगी, 6 लाख होगी। अब क्लियर है? पक्की बात है? पक्की बात है, क्योंकि 4 लाख तो आप छूट ले चुके हो और आपकी टोटल लाइफ में छूट कितनी मिलनी है? 10 लाख। यानी 4 ले चुके हो, 10 मिलनी है, 6 और ले लो। ठीक, तो मैक्सिमम लिमिट कितनी लेंगे अब? 6 लाख। हटाएं इसको। इफ एनी एम्प्लॉई has already been retired from any of its previous employer, then if he is getting retired again from the other employer in the previous year, the maximum limit of rupees 10 lakhs would get reduced by that amount of gratuity which has already been exempted at the time of retirement of previous employer. That's it. ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको हमेशा हमेशा दिमाग में रखने हैं। क्यों? देन की जगह एंड लिख देना, इसको काट देना। एंड if he is getting retired again from the other employer in the previous year, the maximum limit of rupees 10 lakh would get reduced by that amount of gratuity which has already been exempted at the time of retirement of from previous employer. ठीक है, हटाए। अब हम लोग का ग्रेचुटी में कोई पॉइंट नहीं फंसेगा। ठीक, हटा सकते हैं इसको। अब तक हम लोगों ने जो देखा दैट वाज योर सेक्शन 14 के बारे में डिस्कस किया है, 14A के बारे में डिस्कस किया है, 15 के बारे में डिस्कस हो चुका, 16(1), 16(2) डिडक्शन, 16(3) डिडक्शन, 17(1) की डेफिनेशन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। और आज हम लोगों ने जो पिक किया
दैट वाज योर सेक्शन 10-10। अब किसकी बारी है? 10-10A की बारी है, जिसको हम लोग कहते हैं कम्यूटेड पेंशन। क्या कहते हैं? कम्यूटेड पेंशन। बहुत ही छोटा टॉपिक है, अगर आप लोगों को ग्रेजुएटी समझ में आया तो ये ज़्यादा टेंशन नहीं देने वाला। कहानी क्या है पहले समझ लेते हैं, ये कम्यूटेड पेंशन होता क्या है। बिना कहानी समझे अगर समझेंगे तो रट्टा मारने वाली बात हो जाएगी ना। एक एम्प्लॉय था बेचारा, बूढ़ा हो गया, रिटायरमेंट हो गई, हर महीने पेंशन लेता था। 10,000 रुपये पर मंथ उसको पेंशन मिलती थी। एक बात बताओ, सालाना टैक्सेबल कितना हो जाता था? 1,20,000। किस हेड में टैक्सेबल होता था? सैलरी में या अदर सोर्सेज में? सैलरी में या अदर सोर्सेज में? सैलरी में टैक्सेबल होगा। कहाँ जाएगा ये? सैलरी में ही जाएगा। कहाँ जाएगा ये? सैलरी में ही जाएगा। हाँ बताया तो सैलरी की डेफिनेशन में, बेसिक सैलरी, वेजेस, एन्युटी, पेंशन बोला था ना। अच्छा, सैलरी में टैक्सेबल हो गया 1,20,000। आराम से बैठा था, अचानक उसको ख्याल आया कि घर में बच्चे की शादी है अगले महीने, और वो महीना था जनवरी 2013 का। अब तो 14 चल रहा है, जनवरी 2014। एक साल हम लोगों ने टाल दी शादी। तो जनवरी 2014 में उसके यहाँ शादी है। दौड़ा दौड़ा गया, कहाँ जाएगा? छलांग लगाने? हाँ, अपने एम्प्लॉयर के पास। क्या करने? पेंशन तो लेता है वो, अब क्या करने जाएगा? अब क्या करने जाएगा एम्प्लॉयर के पास? दौड़ा दौड़ा गया एम्प्लॉयर के पास और उसके पैरों में गिर गया। कहा, मालिक मुझे 5 लाख रुपयों की ज़रूरत है। कितने की ज़रूरत है? 5 लाख रुपए की ज़रूरत है। मालिक ने कहा, तू तो मेरे किसी काम का नहीं है, तू तो बूढ़ा हो गया, तो मेरे किसी काम का, जा इधर से, तुझे जो पेंशन मिलती है उसी में ही खुश रह। उसने कहा, पेंशन में से काट लेना। क्या बोला? क्या बोला? पेंशन में से काट लेना। मालिक ने कहा क्या? उसको सर से पांव तक देखा और हिसाब लगाया, ये बेटा अभी 15 साल और ज़िंदा रहेगा। कितना साल और ज़िंदा रहेगा? 15 साल और ज़िंदा रहेगा, उसकी सेहत देख करके। और उसने कहा, मालिक ने, कि ठीक है हम काट लेंगे। तुम्हारी हर महीने की तनख्वाह कितनी? 4,000। यानी 1 साल में कितनी? और 15 साल में कितना? 7,20,000 रुपए। तुरंत एम्प्लॉयर का दिमाग दौड़ गया कि अगर हम इसकी तनख्वाह काट लें, पेंशन काट लें 4-4 हज़ार रुपए, और उस 4-4 हज़ार के बदले इसको आज कितना दे दें? कितना दे दें? 5 लाख। मुझे तो बचत ही बचत है। उसके दिमाग में तुरंत कैलकुलेशन आया, उसने कहा ठीक है, अब मैं तुम्हारी 40% पेंशन, कितनी परसेंट? 40% पेंशन कम्यूट करने जा रहा हूं। कितनी? 40% पेंशन कम्यूट करने जा रहा हूं, एक साथ दे रहा हूं। अब मुझसे लेना मत कभी। अब कितनी लोगे आगे से पेंशन? 60% पेंशन तुम लोगे, यानी हर महीने तुम कितनी पेंशन लोगे? 6,000 रुपए लोगे। हाँ या ना? इसको हम कहते हैं अनकम्यूटेड पेंशन, और इसको हम बोलते हैं कम्यूटेड पेंशन। एक साथ पेंशन की एक मुश्त राशि ले लेना। ले लिया, मालिक को भी फायदा और एम्प्लॉय को भी फायदा।
जैसे ही घर पे आया तुरंत इनकम टैक्स वालों ने कहा टैक्स कितना, 2 मिनट मान लो 30%। एक तो मुसीबत का मारा अपनी पेंशन को गया है कॉम्यूट करवाने, शादी है घर में उसके, और आप 1.5 लाख रुपए टैक्स से लोगे, फिर से वही हालत हो जाएगी, बोलो ना। तो गवर्नमेंट ने कहा बात तो सही है, अगर ये धीरे धीरे पैसा लेता हमसे हर साल 1,20,000 1,20,000 अपने मालिक से लेता, हमको तो कभी टैक्स ही नहीं देना पड़ता इसको, क्यों, हमेशा लिमिट के अंदर ही रहता, पूरा माफ हो जाता। अब अचानक ये मजबूरी में बेचारा पैसा निकलवा रहा है तो हम इसके ऊपर टैक्स लगा दें, जेन्युइन नहीं है। लेकिन हाँ, माफ करेंगे कितना, जितना सेक्शन 10(10)(a) के कैलकुलेशन में आएगा, जितना अमाउंट इससे कैलकुलेट करने पर आएगा हम उतना माफ कर देंगे। मान लो माफ किया उसमें 3 लाख, कितना माफ हुआ, 3 लाख, 2 मिनट के लिए मान लेते हैं, कैलकुलेशन किया हमने तो कितना आया 3 लाख, तो मिला कितना उसको 5 लाख, तो 2 लाख पर केवल टैक्स लगेगा। 2 लाख का मान लेते हैं 10% 20% जो मान लो, ठीक है ना। ये तरीका है पेंशन का, कम्यूटेड पेंशन का। चलें आगे, कहानी समझ में आई। तो कम्यूटेड पेंशन की जब हम बात करेंगे तो फिर से बात आएगी एम्प्लॉय की, किसकी बात आएगी, और एम्प्लॉय कितने तरीके के होते हैं, अब तो तुम लोग को मालूम है, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एम्प्लॉय का 100% माफ होता है, अब तो ठीक है ना। नॉन गवर्नमेंट में एम्प्लॉय को फिर से 2 पार्ट में बांटा गया। कितने पार्ट में बांटा गया, 2 पार्ट में बांटा गया। इफ ही रिसीव्स ग्रेच्युटी, अगर उसको रिटायरमेंट के समय ग्रेच्युटी मिली थी, लिखो मत तुम लोग, मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर उसको रिटायरमेंट के समय ग्रेच्युटी मिली थी तो इधर आ जाओ। अगर उसको रिटायरमेंट के समय ग्रेच्युटी नहीं मिली थी, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात होती है तो वहां पर डज नॉट के साथ एस का प्रयोग नहीं करते, ठीक है ना। इफ ही डज नॉट रिसीव द अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी, हम तुम लोग को टेंस पढ़ा रहे थे, क्लियर है। इफ ही रिसीव्स ग्रेच्युटी, इफ ही डजंट रिसीव ग्रेच्युटी, कहा गया, इसमें भी कुछ कहा गया, नोट करें तो फिर हम लास्ट का एक पॉइंट लिखेंगे, टॉपिक इज ओवर। समझ में आया यहां तक? देखें इधर, अगर वो ग्रेच्युटी पाता था तो कहा गया, सुन ले इधर, 1/3 ऑफ 100%, ढंग से सुनेंगे इधर, कम्यूटेड पेंशन इज एग्जेम्प्ट। सर बड़ा लोचा है, इधर देखें, 1/2 ऑफ 100% commuted pension is exempt।
सर नहीं समझ में आया, इसका मीनिंग समझाएं। अभी अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया था, मैंने कहा उसको हर महीने कितना मिलता था, इसने कितना कॉम्यूट करवाया, 40% कॉम्यूट करवा लिया पेंशन, और कितना रुपया ले लिया, 5 लाख। यही तो आया था अभी, हाँ या ना। अगर इसको ग्रेच्युटी मिली है या नहीं मिली है, बस यही तो है। अगर ये पूरा का पूरा कॉम्यूट करवाता तो कितना मिलता उसको, पूरा पेंशन, पूरा कॉम्यूटेड पेंशन कितना मिलता। अगर 40% पर 5 लाख मिला है तो 100% पर कितना मिलता, 12,50,000। कैलकुलेट करके देखो, देखो शायद हम सच हों। 40% पर अगर उसको 5 लाख मिला है तो 100% कॉम्यूट करवाने पर, सुनो इधर, 100% कॉम्यूट करवाने पर कितना मिलता। अगर 40% पर उसको 5 लाख मिला है तो 100 पर उसको कितना मिलता, 12,50,000। और इसका कितना माफ है, 1/3, तो 4,16,667 माफ है। कितना माफ है, अरे ये कैलकुलेटर को आजाद करो थोड़ी देर, इधर देखो, 4,16,667 माफ है। हाथ में उसके कितना आया है और माफ कितना है, तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा, 83,333। अब क्लियर हुआ। अगर यहां की बात करोगे तो कहा गया 40% पर उसको मिल रहा है 5 लाख, तो 100% अगर कॉम्यूट करवाता तो कितना मिलता, 12,50,000, और माफ कितना होता, हाफ, 6,25,000 माफ होता। माफ होता 6,25, हाथ में आ रहा है उसको 5 लाख, तो सारा माफ, टैक्सेबल 0। अब क्लियर है, पक्की बात है, नहीं समझ में आई बात। चलो, अगर किसी एम्प्लॉय को 30% कॉम्यूटेशन के बदले 3 लाख मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 2 मिनट के लिए सपोज करते हैं, और किस केस में आता है, इस केस में आता है ग्रेच्युटी मिलने वाला। 30% के बदले 3 लाख, तो 100% के बदले 10 लाख। हाथ में उसके आई कितनी है, 3। 100% अगर करवाता तो 10 लाख, 10 लाख का 1/3 माफ है, 3,33,333 माफ है, जबकि मिला कितना है, पूरा माफ। इस केस में 30% पर 3 लाख, तो 100% पर 10 लाख, और 10 लाख का आधा माफ है, 5 लाख। मिला है 3 लाख, तो 5 लाख माफ है, पूरा माफ है, कोई टैक्स नहीं चार्ज होगा। अब समझ में आई बात, इस तरह से कैलकुलेशन होगा, नोट कर लें। सर इसमें आपने सैलरी का मतलब नहीं बताया, जब सैलरी वर्ड है ही नहीं तो मतलब क्या बताएं, कहाँ आया सैलरी, ठीक है ना। नोट हो गया। नेक्स्ट क्लास में ढंग से सुने इधर। हम लोगों ने जो अभी तक देखा है दैट वाज योर सेक्शन 14, सेक्शन 14A, सेक्शन 15, सेक्शन 16(1) जो एलिमिनेट हो चुका है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंसेज एंड एम्प्लॉयमेंट टैक्स। सेक्शन 17(1) डेफिनेशन ऑफ सैलरी, इतनी चीज़ें देख चुके। आज जो हम लोगों ने देखा दैट वाज योर सेक्शन 10(10) ग्रेच्युटी, 10(10)A कॉम्यूटेड पेंशन। जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट विल बी योर सेक्शन 10(10)AA, और ये होगा तुम लोग का लीव इनकैशमेंट। अगर आप लोगों को ग्रेच्युटी का चार्ट समझ में आया है तो हमें नहीं लगता कि इसमें हम लोग को ज़्यादा मेहनत करनी है। हम लोग को अब आने वाले इसके बाद सैलरी में ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बशर्ते आज की क्लास अगर आप लोगों को ढंग से समझ में आई तो। अब हमें इतना ज़्यादा डिटेल में जा करके बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बेसिक सैलरी का मतलब क्या, डीए का मतलब क्या, परसेंटेज का मतलब क्या, और सैलरी की डेफिनेशन कहाँ कहाँ दी जाती है वो, ठीक है ना। थैंक यू बच्चों।